राजस्थान का बाड़मेर, यहां एक हादसा हुआ वायुसेना के साथ। आपको बता दें कि यहां वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-21 क्रैश हो गया। ये जेट फाइटर प्लेन था, ये एक ट्रेनर प्लेन था और इसमें 2 पायलट सवार थे। जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें एक धमाका हुआ, आग लगी और वो आग जो थी वो 500 मीटर के दायरे में फैल गई। और बदकिस्मती ये थी कि इस हादसे में हमारे जो जाबाज वायुसेना के पायलट्स थे वो नहीं बच पाए, वो शहीद हो गए। लेकिन इन जवानों की शहादत के पीछे का कारण क्या है? इस मिग विमान के क्रैश होने के पीछे का कारण क्या है? क्यों हम अभी भी इन खटारा विमानों को ढो रहे हैं? क्या ऐसी हमारी मजबूरी है कि हम अभी भी MiG-21 जैसे विमानों को अपने वायुसेना के बेड़े में शामिल किए हुए हैं, जो हर साल साल दर साल जिसके क्रैश होने की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। ये प्लेन क्रैश हो तो एक बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने जाबाज पायलट्स को भी खोते जा रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारी वायुसेना के लिए एक ताकत है। हम उन पायलट्स को खो रहे हैं। सरकारें यूं तो हर तरीके की सुविधा अपने आप को, नेता जो होते हैं सरकारों में बैठे हुए, सत्ता में बैठे हुए, वो देते हैं। मसलन उनकी गाड़ी को अपग्रेड करना, वो 5 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां नहीं चलाते हैं, वो उन प्लेन्स को नहीं उड़ाते जो पुराने हो चुके होते हैं, उन प्लेन्स में सफर नहीं करते जो पुराने हो चुके होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 साल पुराने। लेकिन फिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या एक वो है जिसके कारण भारतीय वायुसेना को जबरदस्ती आधी सदी से ज्यादा पुराने, यानी कि करीब करीब 50 साल पुराने फाइटर जेट्स को उड़ाना पड़ रहा है? मैं मानता हूं MiG-21 का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन अब वो इतिहास बन चुका है। उसकी वजह से अब हमारे वायुसेना के पायलट्स का वर्तमान खराब हो रहा है। ये सरकारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 50 सालों में हमने करीब करीब 200 से ज्यादा वायुसेना के जाबाज पायलट्स को खो दिया इन घटिया प्लेन्स के कारण। किसी जमाने में ये बहुत अच्छे थे, मैं मानता हूं। 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले ये सुपरसोनिक MiG-21 विमान कभी बहुत तेज थे, अपने किस्म के एक उन्नत तकनीक से बने हुए थे अपने समय में। लेकिन जिस प्रकार हर किसी का समय होता है, एक इंसान की उम्र होती है, एक मशीन की उम्र होती है, इनकी भी उम्र आज से करीब 3 दशक पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन हम फिर भी इन्हें ढो रहे हैं। यूं तो हम कहने के लिए एक भारी भरकम रक्षा पर बजट अपना पेश करते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन हमारे पास उन्नत तकनीक के वायु विमान नहीं है, जेट फाइटर प्लेन्स नहीं है। और इसका कोई कारण पूछा जाए तो सब नेता अपनी अपनी बगलें झांकते हैं, क्योंकि उनके पास जवाब है ही नहीं। अपनी सैलरी बढ़ानी हो तो वो तुरंत बिल पास करवा देते हैं, अपनी गाड़ियों को अपग्रेड कराना हो तो वो पास कर देते हैं, नई गाड़ियां उन्नत तकनीक की खरीदनी है तो उन्हें पास कर दिया जाएगा, सुरक्षा SPG की बढ़ानी है तो उसे अपग्रेड कर दिया जाएगा, उनकी सुरक्षा में लगे जो गार्ड्स होते हैं उनके हथियारों को अपग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन जो जवान, जो वायुसेना के पायलट्स दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं, इस देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिन्होंने 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 का युद्ध हो, अपनी एक भूमिका निभाई, एक अहम भूमिका निभाई, या कह सकते हैं गेम चेंजर साबित हुए, उस वायुसेना के विमान, खटारा विमानों को अभी भी उड़ाने पर मजबूर किया जा रहा है हमारे देश के पायलट्स को। ऐसा नहीं है कि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई गई, इसके खिलाफ पहले भी कई सारे जो एयर चीफ थे उन्होंने आवाज उठाई और यह भी कहा कि जितने पुराने हमारे वायुसेना के विमान हैं
इतनी पुरानी आज के जमाने में कोई गाड़ी भी नहीं चलाता है। जब कार्स पर नियम है कि 10 साल और 15 साल से पुरानी गाड़ियां सड़कों पर नहीं दौड़ सकती, तो आप सोच सकते हैं 50 साल से पुराने विमान हवा में उड़ाए जा रहे हैं। 50 साल पुरानी तकनीक, जिनका भरोसा नहीं है कि कब वो ताबूत में तब्दील हो जाएं। इसीलिए इन विमानों को उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है, यही कारण है उसका, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है कब इसकी जो सिस्टम है वो फेल हो जाए और ये क्रैश कर जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जाबाज अपनी जान सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी सिविलियन एरिया में ये जहाज गिरे और वहां जान माल का नुकसान हो, और उससे बचाने के चक्कर में वो कॉकपिट से इजेक्ट नहीं होते और वो उस विमान को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर जनसंख्या या आबादी ना हो, खुले मैदान हो, वहां उसे गिराने के चक्कर में वो शहीद हो जाते हैं। ये कारण है हमारे जवानों के, जाबाज जवानों के शहीद होने का। वरना वो चाहे तो इजेक्ट कर सकते हैं कॉकपिट से। कई बार होता है कि कॉकपिट से इजेक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये पुराने तकनीक के बने हुए जहाज हैं, ये फेल हो जाती है। इंजेक्शन, जो इनकी इजेक्शन टेक्निक है वो फेल हो जाती है कभी कभी। लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर आप स्टडी करेंगे तो यही पाएंगे कि जो विमान के पायलट थे, जो हमारे जाबाज पायलट थे, वो इसलिए इजेक्ट नहीं करते ताकि वो विमान किसी ऐसे एरिया में ना गिरे जहां पर जनसंख्या हो, आबादी हो, और उसे बचाने के चक्कर में वो उस कॉकपिट में बैठे रहते हैं और अपनी जान गवा देते हैं, और एक दर्दनाक मौत होती है उनकी। आपको पता है इस विमान को एक और उपनाम दिया गया है, विडो मेकर्स। जी हां, विधवा बनाने वाला जहाज। और ये नाम ऐसे ही नहीं दिए गए हैं, इनके पीछे के कारण भी है। इनके पीछे वो लंबा चौड़ा एक इतिहास भी है और लंबा चौड़ा डेटा भी है, जिसके कारण इन्हें ये उपनाम मिले हैं जहाजों को। आपको पहले बता दूं कि MiG-21 क्या है और कहां से आया था, कैसे ये भारतीय सेना में शामिल हुआ। आपको बता दें, इसका पूरा नाम है मिकोयान मुरेविच, जिसे MiG-21 कहा जाता है। इसको भारतीय वायु सेना में 1963 में शामिल किया गया था। करीब 874 MiG-20 विमान इस बेड़े में शामिल किए गए थे। इसको सोवियत संघ से खरीदा गया था साल 1963 में, आपको बता दें। और सोवियत संघ ने इसे 1955 में बनाया था, और सोवियत ने इसे 1959 में अपने एयरफोर्स में शामिल किया था। किस लिए शामिल किया था? ताकि ये अमेरिका और नाटो की सेनाओं से लड़ सके। उस टाइम का ये सबसे बेहतरीन जहाज या कहें फाइटर जेट कहा जाता था। लेकिन उस टाइम का, आज का नहीं, उस टाइम में कहा जाता था कि ये एक चलता उड़ता हुआ मौत है, बरसाने वाली मशीन है। लेकिन आज ये खुद उड़ता हुआ ताबूत है। आज इसके बारे में ये कहा जाता है। आपको बता दें, इस जहाज को, इस जेट फाइटर प्लेन को, MiG-21 को लगभग सभी देशों ने, जिसने इसका इस्तेमाल किया उस दौर में, उन सभी ने लगभग 1885 में इसे अपने यहां से रिटायर कर दिया। भारत ने भी जब इसे खरीदा था तो यह तय हुआ था कि इस जहाज को 1990 में रिटायर कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। यानी कि 1990 से अभी तक लगभग 3 दशक पूरे हो चुके हैं। 3 दशक किसी जहाज को ढूंढना जिसे 3 दशक पहले रिटायर कर देना चाहिए था। ये कहां का दिमाग है? किसका दिमाग है? क्या हमारे पास रक्षा बजट नहीं है? हमारे पास व्यर्थ का पैसा खर्च करने के लिए है? हमने सांसदों को बैठाने के लिए एक बहुत बड़ा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया, करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दिए, बहुत कुछ खर्च किया, जबकि अभी ऐसी कोई उसमें जरूरत थी नहीं। बैठने के लिए आराम से उसमें बैठ सकते थे अभी भी कुछ 10 साल तक हमारे सांसद। आने वाले और 2 दशक तक उसमें काम चलाया जा सकता था, लेकिन नहीं। एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया कि अब ये इतना पुराना हो गया, अब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई की गई और नया सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है उसको बनाया गया और एक नया संसद भवन बन के तैयार हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन पिछले 3 दशकों से इन विमानों की शिकायतें की जा रही हैं
उस पर कोई सुनवाई नहीं है। जो भी एयर चीफ आया उसने कहा कि इन विमानों को रिटायर कर देना चाहिए, इन विमानों को रिटायर कर देना चाहिए, हमें नए विमान लाने चाहिए, नए विमान लाने चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहां क्या हो रहा है, हमारे यहां इनको अपग्रेड किया जा रहा है। हर साल इसे अपग्रेड करके दे दिया जाता है। मौत का ताबूत जिस तरीके से बांटा जा रहा है हमारे पायलट्स को अपग्रेड करके। आप एक बात बताइए, एक शेर है जो बूढ़ा हो चुका है, क्या उसे नए शेर की खाल पहनाने से वो नया हो जाएगा, जवान हो जाएगा? क्या उसके अंदर उतनी ताकत रह जाएगी जो जवान शेर के अंदर थी? नहीं रह जाएगी। बात यहां उसके ढांचे को चेंज करने की नहीं है, उसकी तकनीक को चेंज करने की नहीं है। जब इन जेट फाइटर प्लेन्स के इंजन ही खत्म हो चुके हैं, जब इनके इंजन ही बिल्कुल दम तोड़ चुके हैं, तो इन्हें इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है। अभी भी इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उनके पास लाइसेंस है इसको अपग्रेड करने का, वो इसे अपग्रेड करते हैं। वो भी क्या करें, उनको कहा जाता है अपग्रेड करने के लिए, वो अपग्रेड कर देते हैं। लेकिन वो इंजन की गारंटी नहीं ले सकते ना कि कब इंजन का फेलियर हो जाएगा हवा में उड़ते हुए इनका, क्योंकि ये पुरानी तकनीक से बने हुए हैं। अब इस तकनीक की कोई भी देश इस्तेमाल नहीं करता। यहां तक कि भारत को यह समझना चाहिए कि इस विमान को बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे देशों ने भी रिजेक्ट कर दिया है अपनी सेनाओं से, जब उनकी अफगानिस्तान की सेना थी तब। और बांग्लादेश ने भी इस फाइटर प्लेन को अपने यहां से रिजेक्ट कर दिया, अपने यहां से निकाल दिया अपने वायुसेना के बेड़े से। आप सोचिए। और उसके हम लगभग 400 से ज्यादा विमान अभी भी ढो रहे हैं। आपको बता दें, इस विमान ने 65 में भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, 71 में भी निभाई, 99 में भी निभाई, इसने हमें जीत भी दिलाई। लेकिन अब इसे सम्मान के साथ रिटायर करने का वक्त है। वक्त तो बहुत पहले था 1990 में, लेकिन अभी भी है। जो व्यर्थ का पैसा, फिजूल का पैसा जो हमारे बजट से इधर उधर खर्च किया जाता है, अगर उस पूरे बजट को हम एक बार वायुसेना के अपग्रेड पे लगाएं तो शायद हमारी वायुसेना सबसे ताकतवर सेनाओं में हो जाएगी। अभी भी है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी जिस पायदान पे है उस पायदान से उठकर ऊपर जाएगी। अभी हमारे पास वायु विमानों की संख्या ज्यादा है, फाइटर जेट्स की संख्या ज्यादा है। संख्या बल ज्यादा होने से किसी जंग को जीतना निर्णय नहीं होता। आप समझिए, अगर आपके पास 100 गाड़ियां हैं और वो 100 की 100 खराब हैं और एक किसी व्यक्ति के पास एक उन्नत तकनीक की मोटरसाइकिल भी है, तो वो आपसे किसी भी रेस में जीत सकता है। तो आपको यह समझना होगा कि 100 जहाज प्लेन जेट फाइटर प्लेन्स के होने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास 10 ही ऐसे जेट फाइटर प्लेन्स हों जो 100 के बराबर, तब काम चलेगा। जिस तरीके से हर दूसरे तीसरे साल सैलरी बढ़ाई जाती है नेताओं की, जिस तरीके से उन्हें करोड़ों रुपए महीने के खर्च करने के लिए दिए जाते हैं, लाखों रुपए की सब्सिडीज मिलती हैं, तो ये सब पैसा कहां से आता है? जहां से ये सब पैसा आ रहा है उसी में से थोड़ा सा पैसा निकाल करके हमारे सेना के जवानों के लिए, वायुसेना के पायलट्स के लिए अच्छे और उन्नत तकनीक के जेट फाइटर प्लेन्स क्यों नहीं खरीदे जा सकते? क्यों ऐसा होता है? अभी वर्तमान की सरकार छाती पीटती है कि हमने राफेल खरीदे, राफेल खरीदे। कितने राफेल खरीद लिया आपने? कितने आ गए भारत में राफेल? और कितना टाइम लग गया इस राफेल को आने में? पिछले 8 सालों से तो हम ही देखते आ रहे हैं। और कितना टाइम लगेगा? और 2-3 दशक लगेंगे लगता है सारे राफेल्स को भारत आने में, क्योंकि एक मुद्दा भी चाहिए चुनावों में ना, दिखाने के लिए कि हमने भारत के लिए राफेल खरीदे हैं। राजनीति से हटकर देश की सुरक्षा और पायलट्स की सुरक्षा के बारे में हमें सोचना होगा। अब आ जाते हैं आंकड़ों पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2012 में तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटोनी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 482 MiG-21 2012 तक क्रैश कर चुके थे, और उस क्रैश के कारण हमारे होनहार, जाबाज, बहादुर 171 पायलट्स शहीद हो गए थे। 39 आम नागरिक मौत के मुंह में समा गए थे। आप सोच सकते हैं
171 पायलट्स। आपको पता है एक पायलट बनने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगती है, कितनी कठिन ट्रेनिंग से गुजरते हैं वो, तब कहीं जाकर के वायुसेना में एक पायलट बन पाते हैं। और इन घटिया प्लेन्स के कारण जो हमारी वायुसेना में जबरदस्ती ढोए जा रहे हैं, सरकारों द्वारा जबरदस्ती उनको ढोवाया जा रहा है, उसके कारण हमने 171 ऐसे होनहार जाबाज पायलट्स को खो दिया। कुछ की किस्मत अच्छी थी जो हादसे के वक्त बाहर आ गए उन प्लेन से, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं थी। आपको बता दूं 2012 के बाद से भी आप आंकड़ा देख लीजिए कि 2013 में 2 मिग क्रैश हुए, 2014 में 3 हुए, 2015 में 2 हुए, 2016 में 3 हुए, 2018 में 2 हुए, 2019 में 3 हुए और पिछले साल 2021 में 5 MiG-21 क्रैश हुए। और अभी जो मैंने 2012 का आंकड़ा बताया था, अब वो आंकड़ा जो पायलट्स के शहीद होने का है वो 200 पार जा चुका है और मिग के क्रैश होने का 500 के पार जा चुका है और जो सिविलियंस की इसमें जान गई है उनका आंकड़ा 56 के पार जा चुका है। लेकिन हमारे सरकारों के सत्ता में बैठे लोगों के कान पर जू तक नहीं रेंगती। क्या इन फाइटर प्लेन्स के जो पायलट्स हैं इनकी जान कीमती नहीं है? क्यों इन्हें जबरदस्ती मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है? क्या ऐसी विवशता है हमारी सरकारों की और सत्ता में बैठे उन सत्ताधीशों की कि ये हमारे प्लेन्स को इनको रिटायर नहीं कर पा रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे का? भाई हमारी सुरक्षा रहेगी तो हमारा देश रहेगा और तभी इस देश के नागरिक रहेंगे। अगर देश के जो सुरक्षा करने वाले हैं, जो अहम भूमिका निभाते हैं हर युद्ध में, वही सुरक्षित नहीं रहेंगे, ऐसे ट्रेनिंग के दौरान, ऐसे चेक्स के दौरान प्लेन फाइटर जेट्स के अगर वो शहीद होते रहेंगे तो लड़ेगा कौन? MiG-21 में जाना पायलट की मजबूरी है। वो शॉक में नहीं जा रहा है उस कॉकपिट में, उस मौत के कॉकपिट में। उसकी एक मजबूरी है ये जाना, क्योंकि उसे अपने देश की सुरक्षा करनी है, फिर उसकी कीमत उसकी जान ही क्यों ना हो। हमारे देश के बड़े बड़े नेता हर 5 साल में अपनी गाड़ियां अपग्रेड कर देते हैं, करोड़ों रुपए उनके अपग्रेडेशन पे खर्च होते हैं। उनकी सुरक्षा में चूक नहीं तो हमारे देश के पायलट जो हैं उनकी सुरक्षा में चूक क्यों? इतनी बड़ी वो भी जानबूझकर आंखें मीचना जिसे कहते हैं, वो क्यों? और कब तक ऐसे जानबूझकर आंखें मीचते रहेंगे? कब तक उन 200 परिवारों को आप जवाब नहीं देंगे जिन्होंने अपने बेटों को खोया है? उन 200 परिवारों को अनाथ करने वाली सरकार कब जगेगी? मुझे यह सवाल का जवाब चाहिए। कब हमारी वायुसेना के एक भी प्लेन क्रैश नहीं होंगे? कब यह सिलसिला थमेगा हमारे जवानों के शहीद होने का? और इनकी जो जवान शहीद होते हैं इनकी उम्र आप देखेंगे तो 25 साल, 26 साल, 30 साल इस तरीके की होती है, बिल्कुल यंग। बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जो उस कॉकपिट में दम तोड़ देती हैं। आज सरकार से सीधा सवाल है कि जब सरकार में बैठे लोग अपनी सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं तो हमारे जवानों के हथियार क्यों नहीं अपग्रेड कर सकते? और एक साथ क्यों नहीं कर सकते? दशकों क्यों लग जाते हैं करने में? हमारे जो वायुसेना है उनके प्लेन्स को क्यों नहीं अपग्रेड किया जाता? क्यों हमेशा दशकों लग जाते हैं उन्हें खरीदने और उसके सारे सामान को लाने में? क्यों हमारी नौसेना में अभी भी पुराने बेड़े शामिल किए जाते हैं? क्यों अभी भी हम पुरानी तकनीक यूज कर रहे हैं? ऐसे विश्व गुरु होने की छाती पीटते हैं पूरी दुनिया में,
हम कहते हैं कि हमारी हर जगह उन्नत तकनीक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, भारतीय हर जगह जा जा करके अपनी वो करते हैं, प्रशंसा करवाते हैं, तो इस चीज में हम पीछे क्यों रह जाते हैं? इस हकीकत से हम क्यों मुंह चुरा रहे हैं? कई सारे सवाल हैं और गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब भी कोई जवान, कोई पायलट, कोई नेवल ऑफिसर, कोई नेवल जवान शहीद होता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे एक परिवार का एक सदस्य था जो कम हो गया, और यही कारण है। मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि गूंगी बहरी सरकारों को सुनाने के लिए शोर की जरूरत होती है, और वो शोर आप बनिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।